स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आज हमारी लगभग 41 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हमने हर क्लास में लगभग 12 क्वेश्चन किए और किसी किसी क्लास में तो 13 क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमने लगभग 500 क्वेश्चन देख लिए हैं और आज के क्लास के भी हम काउंट कर ही लेंगे उसी में, तो लगभग हमने 500 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये जो क्वेश्चन थे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसको कवर किया है। इसमें एमटीएस के क्वेश्चन थे, इसमें आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन थे, कांस्टेबल के क्वेश्चन थे, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन थे, एनटीपीसी के क्वेश्चन थे और तमाम वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम की लेवल को टच करते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चन को ऐड किया है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इन सारी क्लासेस को पूरा किया है तो 101% अभी तक आपके स्कोर में बहुत कुछ सुधार हुआ होगा। यानी आप पहले मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका पहले का स्कोर क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने सीरीज को ज्वाइन किया था और अगर आप आज की डेट में मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके स्कोर में काफी कुछ सुधार हुआ होगा। तो वैसे तो आप 17-18 क्वेश्चन बना ले जाओगे सीरीज को ज्वाइन करने के बाद, लेकिन बात 17-18 क्वेश्चन की बनाने की नहीं है, हमें 20 में से बेसिक क्वेश्चन वहां पर बनाना है और वो भी सही बनाना है। क्या है, अगर आप सीरीज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अच्छा स्कोर करते करते चूक जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अवसर होते हैं हमारे जीवन में वह चूकने के लिए नहीं होते हैं बल्कि चौंकाने के लिए होते हैं। तो मेहनत ऐसी करो मेरे भाई और मेरी बहनों कि आपको अवसर से चूकना नहीं है, बल्कि अवसर में इतनी मेहनत लगा देनी है जो भी मौका मिला है कि सारे लोग परिणाम देखकर चौंक जाएं। तो उसी हिसाब की मेहनत आप भी करिए, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अभी तक जितनी मेहनत की है वो तो अपन ने कर ही ली है मेहनत, आगे भी हम जब तक एग्जाम चलेगा तब तक इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है और आपको लास्ट तक क्लास को देखना है। चलिए, अक्षय 5,400 रुपए की राशि का निवेश करता है और अतुल प्रति वर्ष समान साधारण ब्याज दर पर 9,400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्षों के अंत में अतुल को 6 से 720 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोनों ने समान समय और समान दर में राशियों को किया है निवेश, यानी कि 5,400 रुपए इस पहले वाले बच्चे ने लगाए हैं और 9,400 रुपए की राशि एक दूसरे कैंडिडेट ने लगाई और उसने बता दिया है कि प्रति वर्ष समान साधारण ब्याज पर, मतलब वर्ष दोनों ने 4 वर्षों के लिए निवेश किया है और साधारण ब्याज की दर है जो कि समान है। लेकिन फिर हुआ क्या है कि इस व्यक्ति को अक्षय से अतुल को कुछ पैसे ज्यादा मिले हैं साधारण ब्याज के तौर पर और 820 रुपए ब्याज मिला है इसे। तो जब दर समान है, समय समान है, तो ब्याज अधिक मिल कैसे गया? तो ब्याज अधिक इसलिए मिला है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है ज्यादा निवेश किए हैं। इन 4,000 रुपए ज्यादा निवेश किए हैं, इसलिए 720 रुपए से ज्यादा ब्याज मिला है। अब हमें प्रति वर्ष ब्याज दर बताना है। दर हमें बार से होती है। जो आप ब्याज देख रहे हैं ब्याज है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 720 है, तो एक वाला है तो 4 से भाग करा दो, यानी कि एक वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा 180। तो एक साधारण ब्याज है 180, ब्याज पे है मूलधन पर, अधिक मिला है किस पर मिला है? 4,000 अधिक निवेश करने पर। ये 180 वर्ष, हर वर्ष एक्स्ट्रा मिला है, 4,000 रुपए अधिक निवेश किया था। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का।
दो शून्य से दो शून्य जाएंगे, शून्य से ये वाला शून्य, और दो दूनी 4 और दो इनाम 18, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी कि 9 का आधा 4, हमारी जाएगी 4.5%। ठीक है ना। तो ये पिछले साल लगभग हर चैप्टर में आया था, कहीं ऐसा ना हो रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए इसे। चलिए, एक रिफाइनरी गैसोलीन के 3 ग्रेड का उत्पादन करती है। रेगुलर 85% ऑक्टेन, मिड ग्रेड 90% ऑक्टेन, और 95% ऑक्टेन। यदि रेगुलर के 200 बैरल, मिड ग्रेड के 100 बैरल और प्रीमियम के 100 बैरल को मिलाया जाता है, यानी कि यहां से जो क्वांटिटी मिला रहा है, अब हमें तो मालूम कि रेगुलर क्या है, मिड ग्रेड क्या है, किसकी बात चल रही है। वहां जब आप एग्जाम में देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कहीं साइंस का क्वेश्चन तो नहीं आ गया, हम कोई केमिस्ट्री का पेपर देने तो नहीं आ गए, है ना। तो ये भाई देखा जाए तो जैसे हम औसत निकालते थे ना, ये औसत का क्वेश्चन है। कितना कितना मिला रहे हैं, आपको मात्रा देखनी है। तो यहाँ रेगुलर, ये जो रेगुलर है इसकी कितनी मात्रा आप मिला रहे हैं, 200। उसके बाद मिड ग्रेड के कितने मिला रहे हैं आप, 100 बैरल। और प्रीमियम का कितना मिला रहे हैं, 100। तो ये मिलाने की मात्रा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, आप चाहे इनको मिला लो या इनके अनुपात में मिला लो, बात तो एक ही है। तो सबसे पहले आप बना लो इनका अनुपात, 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य, तो अनुपात आ गया 2:1। अब मिलाना कितना है, तो रेगुलर से मिलाना है, उसने कहा है 85%, है ना। 85% मिलाना है। और उसके बाद यहां से मिलाना है बीच वाले से, मिड ग्रेड से 90%। प्रतिशत लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, सीधा आंसर में बता देंगे, है ना। और यहां से मिलाना है 95%। तो हमें इन सभी का मतलब यहाँ से 85 ले ली मात्रा, यहाँ से 90% मात्रा ले ली, यहाँ से 95% मात्रा ले ली। कितनी बार, एक बार। 100, 100, 200, उसको उनके रियल संख्या में मिला दो या उनके अनुपात में, बात तो एक ही है। तो हमने अनुपात बना लिए। तो सभी का औसत पूछा है, मैंने मान लिया सभी का औसत क्या है। तो जो इच्छा है वो मान लो, वैसे तो मैंने मान लिया सभी का औसत है 90। सभी का औसत क्या है, 90। तो ये 90 से हमें बस डेविएशन करना है कि ये कितना कम है कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे 5 कम है, कितने आंकड़ों पर, 2। तो 5 दूनी 10 की हमें करना है कमी। यहाँ ना कम ना ज्यादा है, यहाँ की बच गए। यहाँ देखा जाए तो ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितने आंकड़ों पर, 1 पर। तो 10 कम, यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ 10 कम और ये 5 ज्यादा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 5 की क्या होगी, कमी। ऋण के 10 में से धन का 5 गया, 10 की कमी, 5 की वृद्धि। तो देखा जाए इन दोनों का हमने जब हिसाब किताब मिलाया तो इस सिर्फ और सिर्फ 5 की कमी होनी है। अब इस 5 की कमी होनी है कितने पर, दो आंकड़े ये है, एक और एक, टोटल हो कितने, 4 पर। क्योंकि हमें पूछा है तो मिलाया जाता है, तो औसत ऑक्टेन क्या है, औसत मतलब सभी का है ना। तो कितनी मात्रा मिलाई हमने, 4। इन 4 में इस 5 की कमी होनी है, तो हर एक में कितनी की कमी होगी, एकम 20, 1 की कमी। तो इसमें 1.25 निकाल देना है। 90 से 1 गया तो हो गया हमारा 89, एक और मतलब 0.25 गया तो 88.75 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत इसकी औसत रेटिंग है, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, भाषा बदल बदल कर आता है, आपको सीखते जाना है, सीधी बात। ठीक, चलिए। यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, विकर्ण विकर्ण किसके, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देख लो, ये होता है अपना समचतुर्भुज। ये ये जो चतुर्भुज इसकी होती है समान, इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो होती है समान। एक प्रकार से देखा जाए जो हमारा वर्ग होता है उसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं। उसको एक कोने से थोड़ा सा दबा दो तो इस टाइप से वो तिरछी आकृति हो जाती है।
तो वर्ग को थोड़ा सा कोणीय से दबा दिया जाए, वो टेढ़ा टाइप का हो जाता है, तो वो बन जाता है समचतुर्भुज। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो होते हैं ये होते हैं इनके विकर्ण, ये होते हैं इनके विकर्ण, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ फिलहाल पूछा है हमसे, क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्या होता है? यानी कि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 गुणा d2, यानी कि दोनों विकर्णों का कराना है और 1/2 आगे लगाना है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि जब भी आपको दो विकर्ण दिखे समचतुर्भुज के और आपसे वो कहे कि भाई हमें क्षेत्रफल चाहिए है, तो दोनों में से किसी एक विकर्ण को आधा कर लो और दूसरे से गुणा करा दो। जैसे मैंने 24 का आधा 12, 12 गुणा 15 करेंगे आएगा 180। तो पढ़ते पढ़ते आ जाता है। सिर्फ उन्हीं से नहीं बनता है जिन्हें कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। तो आज आपने सीख लिया। क्या सीख लिया है? बोलो मेरे साथ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी सर ये तो वर्ग हुआ, नहीं, वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर दो, इस टाइप की आकृति को बोलते हैं समचतुर्भुज। ज्यादा कुछ याद नहीं होगा तो क्षेत्रफल तो बन जाएगा ना, क्षेत्रफल तो बन जाएगा। परिमाप किसी भी आकृति का याद नहीं करना होता है। परि मतलब चारों तरफ, माप यानी चारों तरफ की माप, चारों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप हो जाता है ना। चलिए, तो 1/2 d1 की जगह आप 15 लिख दो, d2 की जगह 24 लिख दो, ये लो, 2 से जाएगा, देखो 12 बार गुणा हमने करा दिया था। चलिए, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है। कॉन्सेप्ट के बिना पेपर होता नहीं बच्चों। यानी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आपने तैयारी की ही नहीं है, और ऐसा कोई एग्जाम होता ही नहीं जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना आए, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट ना आए। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हमारी संख्या है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये है कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें संख्याओं का गुणनफल पता है तो हमें एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पता है। अगर हमें एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पता है तो हमें संख्याओं का गुणनफल पता है। तो देखा जाए तो हमारा तो है 3। अगर हमें तो 3 एकम 3 ही आएगा, जबकि गुणनफल रखा है 1200। सर ये तो का गुणनफल है, तो जो एलसीएम और का गुणनफल होगा वही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी हमारे हिसाब से संख्याओं का गुणनफल दिया है 1200। हमारे हिसाब से दो का गुणनफल हुआ 3। तो याद रखो, जब भी गुणनफल वाला केस आएगा आपको यहाँ पे काटना है और जो संख्या आएगी उसका करना है वर्गमूल और डायरेक्ट उसके बाद आंसर आएगा। जैसे 3 से जाएगा, देखो 3 चौके 12, 2 जीरो का 2 जीरो, इसका कर दो वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल होता है 20। 20 यानी क्या चाहिए आपको? है ना, तो बस उसका 20 गुना करा दो अनुपात का, तो 20 एकम 20 हो गया और 20 या 60, ये आ गई हमारी संख्या। संख्या है 20 और 60। चलिए, दिए गए समीकरण में एक स्थान पर क्या आएगा? देखो आपके एसएससी जीडी में आया है। अब आया है जिस लेवल का, उस लेवल का क्वेश्चन आप तक पहुंचाना मेरा काम बनता है ना। तो मैंने पहुंचा दिया आप तक ये क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे सर? हमें भाई ए का मान चाहिए, इस ए का पक्षांतर आप करा दो, इस साइड ले आओ, तो ऊपर लेके आओगे तो ए गुणा ए होगा, ए गुणा ए होगा ए का वर्ग होगा। ये पक्षांतर करो तो भाग में लिखा होता है बराबर के इस साइड आता है, ऊपर आके गुणा करता है। वैसे ही हमें 192 बराबर के उस साइड नीचे लिखा था, यानी भाग में लिखा था, बराबर के तो गुणा करेगा तो 192। ठीक, हाँ सर ठीक। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले आपने गुणा करा दिया फिर आप ही उसका वर्गमूल निकालने बैठ गए। तो आपने पहले संख्या को बड़ा बना लिया है, आप खुद ही बैठे हो छोटा बनाने के लिए। तो भाई जब आपको संख्या छोटी ही बनानी थी तो आपने उसको बड़ा कर ही क्यों लिया? तो ये गलतियां हम एग्जाम में अक्सर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता है जैसे सामान्य तौर पर घर पे काम करता है। अब वहां पे एकदम नई तरकीब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भाई आप एग्जाम दे रहे हैं, मैंने भी एग्जाम दिया है, तो मुझे मालूम है कि बच्चों के दिमाग में क्या डाउट होते हैं, क्या डर है उनके अंदर, ये सारी चीजें मुझे मालूम है।
देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना कि कभी भी जैसे मान के चलो आप तोड़ना तो है ही, तो जब तोड़ना है तो जोड़ो मत इसको। यानी कि अगर देखा जाए ए वर्ग, ये 192 देख रहा है तो 192, तो ये 48, 8 एक 48, 48 यानी 8 चौको 32। ये अगर देखा जाए तो ये 48 गुणा 4 ही है। ये देखो 4 से कट रहा है, 4 16 बचा 3, 4 8 32। तो हम 192 को बोलते हैं 48 गुणा 4। और ए का मान चाहिए है, मतलब यहाँ आ जाएगा, देखो वर्गमूल आ जाएगा। अगर यहाँ से हम ये 2 हटा देंगे, ये 2 हटा देंगे, है ना, तो वर्गमूल हमें बताना है। तो 48 गुणा 48, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर जाएगा, जिसका जोड़ा बन गया यानी 48 गुणा 48 का वर्ग हुआ, तो 48 आ गया बाहर। 4 वर्गमूल मालूम है? आप कहेंगे बिल्कुल सर मालूम है। तो 48 दूनी 96 ए का मान हो गया। ठीक है ना, चलिए तो तोड़ना है, ठीक है ना, फैक्टर करने हैं। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 रुपए है, इसे 10% और 20% की क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10। किस पर? छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। की गणना, बट्टे की गणना अंकित मूल्य पर होती है, इसलिए नीचे वाली अंकित मूल्य है। लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होती है, तो जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है। ये मालूम होना चाहिए। तो 10 में देता है 9 में, बात आपको यहाँ लिखते जाना है कि पहली बार हमने 10 की वस्तु 9 में बेची, फिर दिया है 15% का डिस्काउंट, मतलब होता है 3/20। यानी 20 की वस्तु को कितने में बेच दिया है? डिस्काउंट देके कितने में बेच दिया है? 17 में, यानी 17। उसके दिया है 20%, तो 20% का मतलब है 1/। अब ये क्रमागत कमी होने के बाद अगर छूट दे रहा है तो करना क्या है, क्रमागत तरीके से लिख दो और सीधा सीधा करा दो गुणा। लेकिन एक बार चेक कर लो, क्या इस लाइन से इस लाइन वाली कोई भी संख्या कटती है तो काट दो। जैसे 4 एकम 4 पंचे 20, अब नहीं कट रहा है मत काटो। तो 55 25 धाम हो गया, देखो अपना हो गया यहाँ पे, देखो 250। और अपना ये 17 नम्मा कितना होगा? 17 नम्मा हो जाएगा अपना 153। यानी कि 250 से मूल्य बचा है 153। वस्तु का अंकित मूल्य था 250, उसने वस्तु को बेचा है 153 में। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है? उन हिसाब से वस्तु जो है कितने रुपए की थी? 60,000 की। 60,000 यानी वस्तु का अंकित मूल्य स्टार्टिंग में 60,000 था, ये हमारे हिसाब से अंकित मूल्य है। और ये छूट देते देते, डिस्काउंट देते देते विक्रय मूल्य बचा है इतना। अगर बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य और खरीद रहे हो तो क्रय मूल्य है। ठीक है ना, चलिए तो अपने हिसाब से अंकित मूल्य है 250। चाहिए क्या है? चाहिए है हमें विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 153। देखो शून्य से शून्य चला जाएगा, 25 से जाएगा, 25 एक और 50 बच गया है, यहाँ पे 10 हो गया 100, 25 चौके 100 और शून्य का शून्य। अब कराना है हमें गुणा। तो 4 अगर देखा जाए तो लास्ट में 0 है सर, सभी के सभी में देखो लास्ट में 0 होना चाहिए, तो सभी में देखिए होगी 4 या 12, यानी यूनिट डिजिट पे तो 0 है, उसके पहले 2 है, तो देखो 0 के पहले 2, 0 के पहले 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा कराने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लास्ट यहाँ 0 है तो सब जगह 0 होना चाहिए लास्ट में, हाँ है। फिर सेकंड डिजिट क्या होगी? 4 या 12, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 के बाद 0 आएगा, एक ही ऑप्शन था। ठीक है ना, चलिए। एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रत्येक 2 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी तय करती है। अब जिन बच्चों को आता है सॉल्व कर ले, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना। चलिए, और बच्चों आपको ना, आप लोग क्लास देखते हैं, अगर जो बच्चे डेली क्लास देख रहे होंगे तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें कि आप लोग बताएं कि क्या पहले की वॉइस में, मतलब मेरी आवाज में और अभी की वॉइस में थोड़ा बहुत अंतर आया है। मैंने
सोचा कि यार आप लोग अगर देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, तो अभी जो हमारा माइक था वह नॉइस कैंसिलेशन वाला नहीं था, कहीं आपको बीच बीच में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता। तो मैंने ना एक थोड़ी मोटी सी लागत को खर्च करके एक माइक मंगाया था, जो मैंने अभी यहाँ पे लगा रखा है, और उसी से अभी हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है। तो आप इसका आंसर जरूर दे देना कि हाँ सर आवाज बढ़िया आ रही है या कैसी भी आवाज आ रही है। तो इसका मुझे आप रिजल्ट जरूर बता देना कि क्या पहले की वॉइस में और अभी की वॉइस में कुछ अंतर आया है, कोई बीच में शोरगुल तो आपको सुनाई नहीं देता ना, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता। क्या है, घर के बाहर सड़क है, यहाँ से बहुत वाहन निकलते हैं और उन वाहन का शोर आता है, हॉर्न का शोर आता है। यहाँ पड़ोस में एक कुत्ता रहता है, वो क्लास के टाइम पे बहुत रोता है, पता नहीं क्यों रोता है और ऐसे शोर करता है, तो उसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस होता होगा। तो मैंने सोचा कि आप तक डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, भले मेरा थोड़ा बहुत खर्च और हो जाए। तो मैंने खर्चा किया है, बढ़िया सा माइक लिया है। अब आपको बताना है कि माइक से आवाज कैसी आ रही है, ठीक है ना? चलिए, तो ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ये इनकी चार क्रमागत दूरी तय करता है। सर इसका मतलब बता दो पहले। उसने चार दूरी को तय किया है, 1 2 3 4, और हर एक दूरी है 2 किलोमीटर, दूरी है 2 किलोमीटर की, यानी कि शुरुआत का ये 2 किलोमीटर वो गया है 10 की चाल से, बाद का ये 2 किलोमीटर गया है, बाद का ये 2 किलोमीटर, जैसे ये 2 किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 2 किलोमीटर गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 2 किलोमीटर गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये लास्ट का 2 किलोमीटर गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो से पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति पूछी। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 किलोमीटर जाना है 10 की चाल से और समय निकाल लेंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 1/5 घंटे, 2 एकम 2 धाम 20, 1/10 घंटे, 1/15 और 1/20, इस तरीके से करेंगे। तो आपने भिन्न बना ली, फिर आप उन सभी समय को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे 2 2 4 2 6 और 2 8 को भाग कराएंगे। आपने कैलकुलेशन ज्यादा किया। अब मेरी बात सुनो, आप ऐसे 4 भाग नहीं, आप ऐसे कितने भी भाग जाते हैं और इसमें जो भी दूरी वो देगा जानबूझकर ऐसी दूरी देगा जो पूरी पूरी कटेगी नहीं, आप कैलकुलेशन में फंसेंगे। यानी आप कर तो लेंगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा दे देंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कितने भी भाग में दूरियों को तय कर रहे हैं, कितनी भी अलग अलग चालों से, अगर ये भाग, ये हिस्से जो आप देख रहे हैं, जो उसने हर 4 पार्ट तय किए हैं, ये अगर इनकी दूरी हर कंडीशन में समान है, तो जो वो दूरी बता रहे हैं उसका सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं। बात को समझो। यानी अभी इसने 4 पार्ट में दूरी को तय किया, कितने भी पार्ट में दूरी, पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, इतना जाता है इतना ही आता है, क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो जितने भी पार्ट में दूरी को, क्वेश्चन में जो दूरी दी है उसको तय करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दूरी बना सकते हैं, यानी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आपको लिखना था सिर्फ चाल कि पहले गया है 10 से, फिर गया है 20 से, फिर गया है 30 से और फिर गया है 40 से। सभी का एलसीएम लेना है, सभी का एलसीएम हो जाएगा अपना 120। 10 से जाएगा ये 12 बार, 20 से जाएगा ये 6 बार, 30 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा 4 तिया 12, 3 बार, और प्रत्येक दूरी ये आपकी निकल के आ गई, प्रत्येक हिस्सा। तो 120 किलोमीटर के क्रमागत 4, मतलब 120 2 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी है, मतलब सारी दूरी 2 2 किलोमीटर की है, सारी दूरियां समान है। तो भाई जब सारी दूरियां समान है तो उसका 2 किलोमीटर क्यों लेना, आपको लेना है 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर की कितनी दूरी, 1 2 3 4, तो एक दूरी 120 की है, तो 4 12 चौके 48, यानी 480 किलोमीटर टोटल चला होगा। कुल दूरी है 480 किलोमीटर। ये जो एसीएम से निकल के आता है, ये प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक हिस्सा निकल के आएगा एक साइड का, ठीक है ना? तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। और ये दूरी तय की है 12, 12 और 6 हो गया 18, 4 22, 22 और 3 हो गया देखो 25, यानी 25 के 25 घंटे में। ये क्या है, ये समय है, और ये किस में होगा, घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में समय निकल के आएगा घंटे में। तो हम कह सकते हैं 480 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना सर, एक का क्यों, क्योंकि औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू,
25 घंटे में 480 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, जब 1 की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। तो जिन्हें भाग आता है वो कर सकते हैं। 25 एकम 25, तो 25 से जाएगा अपना, देखो ये एक बार 25 एकम 25, तो 48 से जब 25 जाएगा तो 23 बचेगा, तो हो गया 230। 25 नम्मा 225, हमारे आंसर में 19 है। एक ही ऑप्शन में 19 दिख रहा है, वो हमारा आंसर है। एक ही ऑप्शन में 19 दिख रहा है, वो हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपकी इच्छा आगे करने की है तो बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ हो गया था 225, 230 आया था, 25 नम्मा 225, रखा दशमलव, हो गया 50, जो 5 बचा था वो 50 बन गया, 25 दूनी 50। तो ये हमारी औसत चाल आ गई, किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। उस दो को सॉल्व करने नहीं बैठना है, जब भी देगा उल्टी सीधी वैल्यू देगा जो आपसे कटेगी नहीं। ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो कई बार आया है, कई एग्जाम में आया है, और मैंने भी इसे कराया है, लेकिन आपका मैं रिवीजन भी बीच बीच में करा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो आप तक पहुंचेगा। चलिए, हरी शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि हरी यानी सामान्य गति के 1/8 से चलता है, सामान्य गति के 1/8 से, मतलब वो 1 से चल रहा है, जबकि उसे चलना चाहिए था 8 से। सामान्य गति के यानी जिस बोलता है, के बोलता है, से बोलता है, भिन्न में नीचे वाली संख्या वही होती है। तो सामान्य गति क्या है, 8। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो सामान्य गति, और ये अपनी हो गई वर्तमान गति, यानी 1 से चल रहा है जबकि वो चलता था 8 से। तो ये तो हो गया मेरे भाई चाल का अनुपात। ठीक है ना। और ये चाल का अनुपात हो गया, तो वह 21 मिनट देरी से पहुंचता है, 21 मिनट देर से पहुंचता है। ये तो चाल का है। हमें चाहिए समय का, हमें चाहिए समय का। अगर दूरी समान होती है, यानी जो दूरी समान होती है दोनों ही केस में, जब वो सामान्य गति से चल रहा था तब भी वही दूरी थी, आज जब वो कम गति से चल रहा है तब भी वही दूरी है, तो इस केस में दूरी है समान। तो जो चाल का होता है उसको आप पलट सकते हैं, बन जाएगा समय का अनुपात। तो 8 और 1, मतलब उसने मिनट बोला है, आप भी मिनट बोलो। पहुंच तो जाता वो 1 मिनट में, लेकिन वो चल रहा है लेट, इसलिए पहुंच रहा है, चल रहा 8 से, तब वो 1 मिनट में पहुंचा, लेकिन वो मतलब धीमी गति से चल रहा है, 1 की गति से चल रहा है, इसलिए वो 8 मिनट में पहुंचा है। वो मिनट बोल रहा है, आप भी मिनट बोलो। तो इसे देखा जाए 1 मिनट में पहुंचना था, 8 मिनट में पहुंचा है, तो 7 मिनट, उस हिसाब से कितनी देरी हुई है, आप कहेंगे 21 मिनट। अपने हिसाब से कितनी देरी हुई, बहन भाई बोल दिया था, बहन बोला है, तो अपने हिसाब से 7 मिनट की देरी हुई है, चाहिए है। तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सामान्य गति से अगर वो चलाता, सामान्य गति से चलता तो कितना समय लगता है, मिनट लगता है। यहाँ एक बता दो, चाहिए क्या, एक साथ एक का या 21, आंसर है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3004 है, तो देखो खेत का क्षेत्रफल दिया है, खेत का क्षेत्रफल दिया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल दिया है, और हमने जस्ट अभी गुणनफल वाला क्वेश्चन किया है, मतलब हमने ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन अनुपातों के गुणनफल वाला क्वेश्चन किया है। ये देखो किया ना हमने, कि जब अनुपातों का गुणनफल दिया है, मतलब संख्याओं का गुणनफल, उनके हिसाब से 1200, अपने हिसाब से अनुपात का गुणनफल 3 एकम 3। तो जब अनुपात में गुणनफल वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो काटने पे यहाँ जो संख्या आती है, जैसे 400 है, तो हमें 400 का गुणा करा के संख्या नहीं बताना है, हमें बताना है इसके वर्गमूल से। सिर्फ ये बात याद रखना है आपको गुणनफल वाले केस में। एक बात और, सर यहाँ संख्याएं थी तब तो आपने वर्गमूल निकाला, अगर यहाँ पे 3 संख्या, भाई एक संख्या का जब आप 2 बार गुणा कराते हैं तो वर्ग बनता है, और जब आप 3 संख्या, मतलब एक संख्या का 3 बार गुणा कराओगे तो क्या बनेगा, घन। अगर यहाँ 3 होती संख्या तो हम उसका घन मूल निकालते, घन मूल निकालते। ठीक है ना। चलिए अभी आते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। तो खेत की लंबाई का अनुपात दिया है, ये है अपनी लंबाई और ये है अपनी चौड़ाई। कितना दिया अनुपात, 3:2। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। तो मतलब इसका गुणनफल देखा जाए हमारे हिसाब से 3 दूनी 6, गुणनफल ही तो है, क्षेत्रफल मतलब गुणनफल दिया है, उनके हिसाब से गुणनफल है 3456।
अपने हिसाब से गुणनफल है 6। सबसे पहले इसको काट दो। 6 पंचे हो गया 30, बच गया 4, बच गया ना 4, यानी 45 हो गया। 6 7 42, 3 36, 6 6 36। ये इसका आपको डायरेक्ट गुणा नहीं कराना है। गुणनफल वाले केस में जैसे 576 आया है, अब आपको तत्काल इसका वर्गमूल लिख लेना है। तो आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल होता है 24, इसका वर्गमूल होता है 24, यानी 576 किसका वर्ग है? 24 का। तो आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए क्या है? तो 3.50 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने की लागत चाहिए। तो आयत, ये मेरे भाई आयत इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं आयत। ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। तो पूछा है अनुपात। अरे भाई मतलब हमसे पूछा है खेत में बाड़ लगाने की लागत। बाड़ लगाते कहाँ है? बाउंड्री। बाड़ मतलब बाउंड्री। तो बाउंड्री लगाते हैं परिमाप पर। और किसी भी आकृति का परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लंबाई देखी जाए 3 है तो ये भी 3 होगी, चौड़ाई 2 है तो आपको क्या चाहिए है? परिमाप। पहले तो बाड़ कहाँ लगाते हैं? परिमाप पर। तो परिमाप हुआ कितना? 3 2 5, 3 8 और 2, या ऐसा बोले 3 और 2 5 और 5 यहाँ, तो 5 और 5 10। तो परिमाप है 10, बाड़ की लंबाई है 10। 10 हमें तो ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल चाहिए जो भी चाहिए करा दो। 24 धाम हो गया 210। भुजा निकाल लेंगे कोई जब 24 धाम हो गया 240, आ गया अपना यहाँ पे 240। ये मैंने डायरेक्ट आपको परिमाप बता दिया। उनके हिसाब से परिमाप कितना, मतलब उनके हिसाब से हमें तो भुजा निकाल ली थी, तो भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट परिमाप बता दो। 3 2 5, 3 2 5, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, तो हो गया कितना परिमाप? 10। लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल जो भी वैल्यू चाहिए है 24 से गुना करा दो, तो 10 गुना 24 कराओगे 240 आ गया। ये है परिमाप, यानी कि इतने मीटर बाउंड्री है। अब वो बोल रहा है 1 मीटर का पैसा है 3.5 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे। तो 50 लिखना है, या फिर आप ऐसा लिख दो 3.5 मतलब होता है 7/1 रुपए। तो इसका गुणा करा दो 7/2 दो जाएगा अपना। ये देखो 12 शून्य का शून्य, 12 सत्ते हो गया अपना, देखो 84 और शून्य का शून्य, आंसर आ जाएगा 840। तो क्षेत्रफल दिया था तो आप भुजावन निकाल सकते थे, लेकिन मैंने भुजा को नहीं निकाला, सीधा निकाला है परिमाप। परिमाप 3 2 5, लंबाई 3 2 5, 5 5 10, अपने हिसाब से परिमाप 10 है। तो ओरिजिनल चाहिए है, इसलिए गुणा करा दो 24 का। ठीक, चलिए। किसी वस्तु को 19 रुपए बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने मूल्य में कितनी वृद्धि चाहिए, और ये बात आपको बतानी है रुपए में। तो बेचा होगा 110 में, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन चाहता है कि वह 50% का लाभ प्राप्त करे, तो अगर उसे 50% का लाभ प्राप्त करना है तो 100 का 50% 50 ही होता है, मतलब 150 रुपए में बेचना होगा। ये नया विक्रय मूल्य है। तो हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना है। तो पहले ये बात आप, मतलब भिन्न में तो कितना बढ़ाया आपने, कितना बढ़ाया विक्रय मूल्य? 40। तो आप पहले प्रतिशत निकाल सकते थे इसका, मतलब अगर शून्य से शून्य चला गया, आपको विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी है 4/11 की। तो ये बात हमसे रुपए की पूछी है। विक्रय मूल्य कितना है? 19 है, यानी कि 19 को बढ़ाना है कितने से? 4। कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो। 19 चौके अपना हो गया, 19 चौके कितना हो गया? हो गया अपना देखो 76, 76/11, तो 11 से जाएगा 11 66, 66 देखो एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। दशमलव के आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आप एक बार सही रास्ता पकड़ लो, आपको आंसर खुद ही दिख जाएगा। 11 हो गया अपना, कितना हो गया? 66 हो गया। अब बच गया कितना? 10, रखा दशमलव हो गया 100, 11 नाम 99, 6.9 एक ही में दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। चलिए, एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन, देखो एक ये देखो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, आप होगा
एसएससी जीडी में भी कई बार आया है, टीएस का क्वेश्चन है, जब एमटीएस में आया उसके बाद ही तो जीडी में आया। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यहाँ पे लड़की का औसत वजन देखा जाए 35 लड़के और हैं जिनका औसत वजन है देखो 32 किलोग्राम। अब हमसे सभी का पूछा है तो बहुत से बच्चे का गुणा कराएंगे, फिर जो पे मतलब उनको आपस में जोड़ेंगे और फिर इनसे भाग कराएंगे। ऐसा नहीं करना है। आप चाहे ओरिजिनल संख्या औसत निकालो, ये अनुपात एक ही है तो कटता है तो काट लो। 5 से जाएगा 4 बार, 5 7 35। अब हमें औसत बताना है तो हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था, मतलब एक क्वेश्चन किया है अभी, तो आप मन से ही कोई औसत मान सकते हो। आपकी जो भी मर्जी है वो औसत मानो। इन दोनों के बीच की कोई संख्या मान लो जो इन दोनों के पास पड़े। तो जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कि यार 32 मान लेते हैं या 50 मान लेते हैं, तो लो मान लिया, जैसे 50 मान लिया, ठीक है ना। तो 50 से ये देखो ज्यादा है, 50 से ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 15 चौके 60 क्या है ज्यादा है। यहां देखा जाए, यहाँ देखो 18 कम है, 18 कम है कितने आंकड़ों पर 7 पर। 18 सत्ते मतलब 126 की क्या है दोस्तों देखो कमी है। तो 60 ज्यादा 126 कम, यानी कि एक ऋण के 126 में से धन का 60 गया, ऐसे जो बोलते थे। तो मान लो 126 रुपए मुझे किसी के देने और उससे 60 रुपए चाहिए है, तो वो यही तो बोलेगा कि भाई तू अपने 60 रुपए काट ले, बाकी मेरा दे। तो एक से 60 कट गया, बच गया कितना, बच गया 66, बच गया कितना, बच गया 66। और ये 66 की क्या होनी है कमी, क्योंकि कमी वाला मामला ज्यादा है। 126 है, कमी ज्यादा की होनी है, बढ़ोतरी कम है। तो 126 में से 60 अगर हमने कवर कर दिया तो 66 अभी भी कम है। और ये कितने आंकड़ों पर कम है, 7 4 11। तो औसत का मतलब होता है हर एक इसका इन 11 लोगों पर पड़ेगा, 11 से जाएगा 11 6 66, जो उसमें 6 की कर दो, कमी करोगे तो नया औसत तैयार हो जाएगा, तो होगा हमारा 44 किलोग्राम। चलिए, और ये रहा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने ऐड किया है, हो सकता है आपके एग्जाम का पार्ट बन जाए। तो इसी तरीके से मैंने और भी क्लासों में आपके लिए क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो आप तो मेहनत करिए, जितनी मेहनत मेरे से हो सकेगी मैं उससे ज्यादा ही मेहनत करूंगा आपके लिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और बढ़िया से मेहनत करिए, किसी भी क्लास को इसके मत करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इतना अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और आप लिख लो वहां पे, आपने बोला है ना, लिख दो आप, इस क्वेश्चन में आपने ऐसा बोला है ना। चलिए, तो 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे, मतलब 2520 रुपए की राशि हो गई चुकानी है, लेकिन 3 किस्तों में देना है। तो जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। यानी कि अगर हमारा कर्जा जैसे बढ़ बढ़ के हमें चुकाने को बैठ गया है 2520 रुपए, यानी मिश्र धन तैयार हो गया है, 3 वर्ष बाद का मिश्र धन तैयार हो गया है 2520 दे है उसका मतलब। लेकिन वो कौन से पूछ रहा है कि अगर 3 वार्षिक किस्तों में देना है जैसे, तो अगर 10% है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ है 3, तो आपको 100 3 बार लिखना है। सर 100 तो लिख देती, अरे भाई 100 का 5% निकालने में हेल्प हो जाएगी। 500 का 5% निकालने में अगर आपको अच्छा लगता है तो 500 लिख लेना, मुझे 100 लिखना है और आपको भी 100 ही लिखना है वहां पे। तो फिर 100 हमने लिख लिया, तो 100 की 3 किस्तें आएंगी। लेकिन अगर 2520 रुपए हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है, पहले साल लिया होगा, 3 साल बाद चुकाने जाओगे तो 2520 लगेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर किस्तों में चुकाया जाए तो अगर आप चुकाओगे तो ये किस्त है, लेकिन अगर नहीं कितना होगा, तो पहले साल 100 पर भी आपको ब्याज लगेगा, कि आपने 100 किस्त नहीं भरी है तो ब्याज लगेगा। और ये ब्याज लगेगा आपको कितने साल, तुरंत ही थोड़ी ब्याज लगता है, 1 साल और 1 साल, मतलब पहले साल ब्याज लगेगा 2 वर्ष का। और 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे देखो,
1 साल का ब्याज मिला 5 रुपए, तो 2 साल का ब्याज मिलेगा 5 दूनी 10, ठीक है ना, यानी 100 पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा। यहाँ आओगे, यहाँ आओगे तो यहाँ कितने साल का ब्याज मिलेगा इस किस्त पर? मात्र 1 साल का। तो 100 का 5% देखो क्या होता है, 5 होता है, यानी 5 रुपए यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। 100 का 5% कहाँ गया भाई, 5% अगर देखोगे तो कितना, 5 ही रुपए, 5 रुपए यहाँ ब्याज मिल जाएगा। और इसका अगला ब्याज भाई, यहाँ तो ऋण चुकता हो गया, यहाँ कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ऐसे निकालते हैं किस्त। लेकिन अगर आप किस्त नहीं भरोगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 200 रुपए, 310 और 15, यानी टोटल रुपए आपको जो देने पड़ेंगे वो कितने देने पड़ेंगे, वो कितने देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे आपको टोटल 15 रुपए। बात को समझे कि नहीं? किस्तों वाला साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ जाए, 3 किस्त बोला है, 3 बार 100 लिख दो। पहली किस्त नहीं भरोगे तो इस पर भी आपको 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 5 रुपए है 1 साल का ब्याज, 2 साल का 10। दूसरे साल आपको 1 साल का ब्याज लगेगा, और लास्ट में जब आप फाइनल चुकाने जाओगे तो उस किस्त का थोड़ी ब्याज लगता है, इसलिए लिख दिया मैंने 0। तो अगर किस्त नहीं भरोगे तो कर्जा हो जाएगा 315 का, जो कि कर्जा हो चुका है 2520 का। 2520 रुपए दे है उनके हिसाब से। कब? जब किस्तें नहीं भरी। और जब हमने किस्त नहीं भरी तो हमारे हिसाब से कर्जा है 315 का। लेकिन चाहिए क्या है? उसने कहा है तो प्रत्येक किस्त बता दो। अगर किस्त रहे हो तो प्रत्येक समान किस्त है, जो कि होगी अपनी कितने की, 100 रुपए की। तो 315, 300, तो देखो यहाँ पे जाएगा 3 से जाएगा 3 8 24, यानी 300 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 2400, और 15 8 120, तो 2400 और 120 2520 हो जाएगा। यानी 315 से जाएगा अपना ये 8 बार, 8 गुना को कराओगे तो हर एक किस्त हो जाएगी 800 रुपए की। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार समझ बनानी है। 4 किस्त हो 4 बार 100 लगा देना, 5 किस्त हो 5 बार 100 लगा देना। तो अगर दे का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि किस्तें नहीं भरोगे तो कर्जा है 2520 का, लेकिन अगर किस्तों में चुकाओगे तो किस्तों पर जो ये ब्याज लगा है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप किस्त भर देते हैं तो उतना कर्जा आप उतार देते हैं। तो ये थे हमारे आज के 12 क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था इसमें, और एमटीएस के क्वेश्चन भी थे, और आपके जीडी के क्वेश्चन भी थे। तो यहाँ की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से अगर बताऊं तो लगभग 8 साल से मैं ऑफलाइन बेसिस पढ़ा रहा हूं, और भगवान की असीम कृपा से हर वर्ष मेरे यहाँ से कोई ना कोई बच्चा या कुछ बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं, और कुछ फाइनल सिलेक्शन भी लेते हैं। रिटर्न एग्जाम बहुत से बच्चे करते हैं, कई बार फिजिकल नहीं निकलता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखो सफल तो वो भी है, एग्जाम तो उन्होंने निकाला है। मैं आपको पढ़ा के एग्जाम निकलवा सकता हूँ, लेकिन किस्मत का खेल है, एग्जाम निकालना हमारी मंजिल नहीं है। भाई बच्चों का भविष्य बन जाए, उनकी गवर्नमेंट एक जॉब पक्की हो जाए, ये भी हमारा टारगेट है। तो मुझे इतना अनुभव लगभग है कि भाई आपके एग्जाम की तैयारी मुझे किस लेवल की करानी है। हर बार ऐसा हुआ है कि कभी भी नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं गए। तो मैं और ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, कि कम से कम मतलब मैं आपको कंटेंट दूं, और उसमें से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो बहुत मतलब अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत तो सफल होगी ही, लेकिन साथ में मेरी भी मेहनत आपके साथ साथ सफल हो जाएगी, अगर आप सफल होते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करना है, और हो सके तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट जो भी होगा, अच्छा कंटेंट जो भी होगा, अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे, आप तक पहुंचाने की पूरी जवाबदारी मेरी है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। भगवान ने चाहा तो इसी वर्ष आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।